हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आपसे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी एक एमसीक्यू सीरीज जो कि कंटिन्यू चलेगी, और ये सीरीज आपकी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो। अभी आपकी तो 2025 में भर भर के वैकेंसीज आ रही है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, तो भाई आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अपनी। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। जैसे आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पिछले पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाएंगे, कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको बताएंगे भी, और एक्सप्लेनेशन जब हम इनका करेंगे तो आपको बिल्कुल फुल 100% कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है, विदाउट एनी कॉपी पेन। आपको ये क्वेश्चंस केवल 10 15 20 मिनट की जो भी मेरी वीडियो रहेगी, आपको पर डे इसको ब्रेकफास्ट में लेना है ना। ब्रेकफास्ट इस वीडियो को बिना अटेंड किए नहीं करना है, ये मान के चलिए, आपका ये रोज का एम होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन आप हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम 2 सेट आप पर डे के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज। क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल रूट। मतलब कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। उसमें इंटरल रूट मिलेगा, पेरेंटल रूट मिलेगा। तो यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज इसमें से कौन सा है। तो पहला है आपका, पेरेंटल रूट का रैपिड एक्शन होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल। ये पेरेंटल रूट जो होता है ये पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि ये पेनफुल होता है, तो ये सही है। या तीसरा ऑप्शन है आपका, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट पड़ा है, बेहोशी की हालत में पड़ा है, तो इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम उस बी बंदे को दवाई दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है क्या? चौथा ऑप्शन है आपका, ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास। मतलब ओरल रूट में ड्रग बाईपास होता है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, या फिर पेरेंटल रूट में। अगर पेरेंटल रूट में ये होता है तो ये इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भैया रैपिड एक्शन देता है, ये तो इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब बेहोशी हालत में भी हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, तो ये भी इसका क्या है, लाभ है, मतलब बेनिफिट है, एडवांटेज है। और ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो हमारी ड्रग का अमाउंट एक पर्टिकुलर बेकार हो रहा था, वो हम पेरेंटल रूट में बेकार नहीं होने देते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, डायरेक्ट हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100% ड्रग की कंसंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं। तो ये तो इसका बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या भाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपका ये पेनफुल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। पेरेंटल रूट जो होती है हमारी, ये इनकन्वीनियंट होती है भाई। बच्चों को देते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, बूढ़ों को देते हैं, बूढ़ों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि ये भाई दर्दनाक जो होता है, बहुत ही ट्रेजेडी हो जाती थी। हम लोग जब बचपन में लोग 4 लोग पकड़ के बढ़िया लगा देते थे, है ना, तो घंटे भर छुट्टी हो जाती थी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। जो ड्रग हमारी ओरल रूट से नहीं दी जा सकती है, ठीक है, जो डिटोरियोरेट हो जाती है, उनको हम पेरेंटल रूट से देते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस वगैरह से इंटरैक्ट करती हैं, तो वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं ओरली, ठीक है। इंसुलिन वगैरह के केस में आपने देखा होगा, तो उनको हम पेरेंटल रूट से लेते हैं। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। यहां पर भी ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिया गया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वारफेरिन। ये दोनों आपने देखा होगा कि एंटीकोगुलेंट क्लास की ड्रग है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट क्लास की ड्रग है। अब एंटीकोगुलेंट हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरली पाया जाता है वो होता है हिपैरिन, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। और ये जो भैया वारफेरिन है, ये सिंथेटिक है ना, बाहर से इसको सिंथेसाइज किया गया है, लेकिन इसको हम एंटीकोगुलेंट की तरह यूज करते हैं। कई बार नेचुरली आपसे हिपैरिन पूछा गया है कि भाई जो एंटीकोगुलेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कौन सा होता है, तो हिपैरिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका, आईवी रूट से हिपैरिन लिया जाता है और ओरल रूट से वारफेरिन लिया जाता है। क्या ऐसा है? या फिर आईवी रूट से हम सॉरी सबक्यूटेनियसली हम हिपैरिन को लेते हैं, आईएम रूट से वारफेरिन लेते हैं, या फिर हिपैरिन को ओरल रूट से लिया जाता है और आईवी रूट से वारफेरिन को लिया जाता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर चूज करना है। तो भैया देखिए, हिपैरिन जो होता है इसको हम आईवी रूट से लेते हैं, ठीक है, और वारफेरिन जो है ये हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 12 का ए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स।
ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको, हाइपर पायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन जल्दी में आप लोग इन्हीं को गलत कर देते हैं और काफी लोगों से पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आपकी कभी भी मेरिट डाउन होती है तो इन्हीं क्वेश्चंस जो सिली मिस्टेक्स होती हैं इजी क्वेश्चंस में, उन्हीं की वजह से होती है। तो हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है? हाइपर पायरेक्सिया, देखिए हाइपर मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, ठीक है, और पायरेक्सिया मतलब बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपने इंजेक्शन पढ़ा होगा, जब फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर बोलता है कि एंटीपायरेटिक दे दीजिए। एंटी मतलब दुश्मन, पायरेटिक मतलब फीवर का या टेम्परेचर का। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, या एंटीपायरेटिक को इंजेक्शन लेते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपर पायरेक्सिया इज स्टेट ऑफ, पहला ऑप्शन है आपका हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है लो बॉडी टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है हाई बॉडी टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है आपका लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए ब्लड प्रेशर के लिए तो आपने हाइपरटेंशन पढ़ा होगा, ठीक है, और लो ब्लड प्रेशर के लिए आपने हाइपोटेंशन पढ़ा होगा। ठीक है, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ और हाइपो मतलब घटा हुआ। ठीक है, तो अगर आपका बीपी डाउन है तो हम बोलेंगे क्या? हाइपोटेंशन। और अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे। इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपको हम दो चीजें यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, हार्ट से ही रिलेटेड है, हार्ट की एक्टिविटी हार्ट रेट से रिलेटेड है। एक होता है हमारा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एक होता है ब्रेडिकार्डिया, एक होता है टैकीकार्डिया। तो कल की तरह आपका यहाँ पर ये होमवर्क है, आपको बताना है कि ब्रेडिकार्डिया में बीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, टैकीकार्डिया में ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब कि टैकीकार्डिया में ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है या ब्रेडिकार्डिया में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपर पायरेक्सिया मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर। एक चीज और यहाँ पर हम डाउट आपका क्लियर कर देते हैं, फीवर है ना, फीवर लोग कहते हैं कि हमें फीवर आ गया, ठीक है, और कहेंगे कभी कभी कि हमारी आज बॉडी, हमें लग रहा है अंदर से हमें फीवर आया हुआ है। मतलब अंदर से फीवर आने का मतलब क्या है? मतलब अंदर से बुखार है, बाहर से नहीं पता चल रहा, अंदर से बुखार है। तो देखो भैया वहां पर होता क्या है एक्चुअली, फीवर हम उस स्टेज को बोलेंगे चाहे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, चाहे हमारा बॉडी टेम्परेचर घटा हुआ हो, दोनों कंडीशन को हम पायरेसिया बोलेंगे या फीवर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम हाइपर पायरेसिया बोलेंगे, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर घटा हुआ है तो उसको हम हाइपोपायरेक्सिया बोलेंगे। अब यहां पर समझिए फीवर दोनों चीज हैं, चाहे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे बॉडी का टेम्परेचर घट जाए। ठीक है, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। ठीक, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज टर्म्ड एज फीवर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, which route of drug administration is most likely to undergo first pass effect। देखिए अभी हमने जब पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसी में एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी ड्रग है हम ओरली उसको लेते हैं तो वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले वो लीवर के पास जाती है, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद मतलब लीवर के पास जाती है और फिर एब्जॉर्ब होकर जाके वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। ठीक है, तो लीवर से पहली बार गुजरने में वो उस ड्रग की कुछ अमाउंट है ना वो चेंज हो जाता है, किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है या उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो देखो भैया यहां पर क्या कह रहा है कि व्हिच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट। अभी हमने आपको बता दिया क्या होगा इसका सर ऑप्शन, ये हो जाएगा ओरल। ठीक है, ओरली रूट से अगर हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट मोस्ट लाइकली होता है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट लाइकली मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट अगर देखने को मिलता है हमें तो वो ओरल रूट में देखने को मिलता है। ठीक है, आईवी रूट में भैया 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है ना। इंट्रामस्कुलर रूट या पेरेंटल रूट है 100% यहाँ पर भी होगी। सबलिंगल रूट भैया ये देख लीजिए, सबलिंगल मतलब कि जीभ के नीचे, जीभ के नीचे हम दवाई रखते हैं। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह है ना हम यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं जीभ के नीचे। तो जीभ के नीचे ये जो जीभ है हमारी, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है बहुत ही वैस्कुलर होता है ना, बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वैस्कुलर पार्ट होता है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी भैया क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट एबोलिस हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि सबलिंगल रूट में
आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है या नहीं होती है, मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट होता है या नहीं होता है। यहां पर भी पेरेंटल रूट की तरह मिली सेकेंड में इफेक्ट अपना प्रोड्यूस होता है सबलिंगुअल रूट से, है ना। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंसुलिन के लिए मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है गैस्ट्रिक हमारे जो जूस होते हैं या एचसीएल होता है उससे डिटोरियोरेट हो जाता है ना, डिनेचर्ड हो जाता है, इसलिए ओरली अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम पेरेंट्रली लेते हैं। तो पेरेंट्रल रूट में भी आपके बहुत सारे रूट्स हैं, सबक्यूटेनियसली इसको लेते हैं या इंट्रामस्कुलर लेते हैं या इंट्रावेनस लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सबक्यूटेनियस। इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, आपसे वाइबा में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इंसुलिन से रिलेटेड यहाँ पर एक हम इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देते हैं कि इससे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। तो भैया 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसके अंदर दो चेन होती हैं। ठीक है, दो चेन होती हैं, दो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है। अब ए चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं और बी चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी चेन में कितने होते हैं। तो बी चेन में भैया 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या हो जाएगा, लल्लन टॉप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहां पर आपसे पूछा गया है इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रेब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। पिछले जब क्वेश्चन हमने 10 डिस्कस किए थे तो उसमें एक ऑप्शन आया हुआ था प्लेसिबो का, तो मैंने वहां पर इसको डिस्कस किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि इनर्ट सब्सटेंस मतलब उसके अंदर सारा सब्सटेंस जो है वो इनर्ट है। ठीक है, मतलब कि इनएक्टिव है या किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है ना, कोई भी मेडिकामेंट नहीं यूज किया गया है। और ये हमको देना कैसे है, इन द ग्रेब ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जिसको हमें देना है वो ये समझे कि हम इसको मेडिसिन ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्लेसिबो का कॉन्सेप्ट। अब देख लीजिए प्लेसिबो एक्चुअली है क्या बेटा, अगर ये देखा जाए तो प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। क्या है, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। गलत मत समझना यार, खुश रखने का मतलब ये है कि भाई यहां पर ड्रग को हम यूज कर रहे हैं ना, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। कैसे इफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल। और बाकी जब दूसरी ड्रग्स हम यूज करते हैं तो फिजियोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपको फीवर हुआ तो फीवर कम करने के लिए यूज करते हैं, दर्द हो रही तो दर्द को कम करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या एक्चुअली होता है, प्लेसिबो मतलब ऐसा पेशेंट कोई हो जिसे ये लग रहा हो कि यार हमने आज दवाई नहीं खाई है इसलिए हमारा सर घूम रहा है, या हमने आज चाय नहीं पी है इसलिए हमारा सर घूम रहा है, तो उन पेशेंट्स के लिए होती है ना। या जिनको लगता है कि यार हमें फीवर है, जाड़ा लग रहा है, फीवर एक्चुअल में उनके नहीं है लेकिन उनको लगता है कि अगर हम दवाई खा लेंगे तो हमारा फीवर कम हो जाएगा, तो उनके लिए कुछ नहीं, शक्कर का दाना होता है ना, उसमें कोई मेडिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो दवाई उन पेशेंट्स को दे दी जाती है जिसके अंदर कोई भी मेडिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, और उससे उनका फीवर जो लग रहा होता है, उनको महसूस हो रही होती कंडीशन, वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो यही टर्म है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मतलब कि हम तुम्हारे लिए कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन कर भी बहुत कुछ रहे हैं, तो हम तुम्हें खुश रखेंगे। ठीक है, प्लेसिबो दवा देके प्लेसिबो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है वैक्सीन ऑप्शन अगला आपका दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा प्लेसिबो हो गया, लेकिन वैक्सीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन क्या है भाई, ठीक है, टॉक्सॉइड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है, आपने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी तो दो तरह की होती है आपकी, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी तो वो होती है जो हमें बाई बर्थ, मतलब बर्थ के साथ मिलती है, जैसे स्किन वगैरह मिल जाती है आपको, तो वो बर्थ से ही मिलती है आपको, है ना। तो वो फर्स्ट लाइन डिफेंस जिसको हम बोलते हैं स्किन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हर एक वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। इनेट इम्यूनिटी होती है मतलब जन्मजात, जो जन्म से आपको मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि इसको हम अपने लाइफ को जीने के दौरान धीरे धीरे एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है ये दो तरह की होती है, ये एक होगी हमारी एक्टिव और एक होगी हमारी पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि मतलब हम बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहे हैं, जैसे मम्मी के दूध वगैरह जब हम पीते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन
ए एंड इम्यूनोग्लोबिन जी वगैरह ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, हमारे अंदर आ जाता है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गई, मतलब एंटीबॉडी हमने बनी बनाई ले लिया, मम्मी से ले लिया, ठीक है। या पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि आपका एंटीवेनम इंजेक्शन होता है। एंटीवेनम क्या है, मतलब सांप जो होता है, पहले सांप को घोड़े को कटाया जाता है, फिर घोड़े की बॉडी जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, उसी एंटीबॉडी को अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसी एंटीबॉडी को हम बनी बनाई एंटीबॉडी उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको सांप ने काटा है, तो वो ठीक हो जाता है पेशेंट। तो यही चीज यहां पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि भैया जो एंटीबॉडी अगर हम बनी बनाई ले रहे हैं, खाना पका पकाया ले रहे हैं, केवल खाने की जरूरत है हमें, तो वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एक्टिव काम करना पड़ेगा आपको, मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हुआ है, उससे आपकी बॉडी जो है मशक्कत करके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है और आपकी बॉडी को ठीक कर रही है, तो भैया इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहां पर बात वैक्सीन की आती है, तो वैक्सीन से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है हमारी, ठीक है। एक्टिव किसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, ये एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। वैक्सीन में हम करते क्या है, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, जो पैथोजेंस हमारा है, जो हमारे अंदर बीमारी फैलाने वाला गुण रखता है, उस गुण को हम सप्रेस करते हैं, चाहे इसमें हम इसकी पॉलीसैकेराइड्स ले लेते हैं या इसका जेनेटिक मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इतना सप्रेस करते हैं, इतना हम इसको रिड्यूस करते हैं कि ये अब बीमारी कॉज ना कर सके, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक फीचर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन का काम करे। एंटीजन क्या होता है, दुश्मन होता है बॉडी के लिए, और जब ये एंटीजन वैक्सीन से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये एंटीजन क्या करेगा, हमारी जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वाली सेल्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो टी सेल्स हो या बी सेल्स हो, ये दोनों क्या करेंगी, ये भाई हमारी जब एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा तो उसको पहचानेंगी, ठीक है, पहचानेंगी, फिर उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। तो अब यहां पर क्या हुआ, वैक्सीन हमने लिया था, ठीक है, वैक्सीन लिया, ये एंटीजन इसके अंदर था हमारे अंदर, ठीक है। अब एंटीजन हमारे अंदर जैसे जाएगा तो हमारी सेल्स जो होंगी, मेमोरी सेल्स, उसको पहचाने रखेंगी, ठीक है, कि जैसे इस तरह का कोई भी इंसान आएगा हमारे अंदर, तुरंत हमको इस तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब अगर वैक्सीन आपने ना लिया होता तो क्या होता, भाई ये पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आता, आपकी बॉडी को इसको पहचानने में और इसके लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बहुत टाइम लग जाता, तब तक कि हो सकता है कोरोना जैसी हालत में निपट जाते आप, है ना। लेकिन अब पहले से ही आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर इम्यूनाइज्ड होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इस पैथोजन के लिए मेमोरी सेल्स के पास भैया पूरा सर्टिफिकेट है कि ये कैसा बदमाश है ना, और हमें कैसे हथकंडे अपनाने हैं। तो जैसे ही वो पैथोजन आएगा, तुरंत पहचाना, तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन किया और न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मतलब कि वो बैक्टीरिया तुरंत नलिफाइड हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये होती है हमारी वैक्सीन, समझ गए आप। अब देखिए यहां टॉक्सॉइड लिखा है, देखो वैक्सीन और टॉक्सॉइड ये दोनों भैया इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्टिव इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करते हैं। टॉक्सॉइड एक्चुअली क्या होता है, यहां पर हम इसको बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकाला जाता है उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर टॉक्सिन जो है, ठीक है, ये इसको हम लेते हैं और इसको भी ऐसे सप्रेस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये भी एंटीजन का काम करता है। हमारी बॉडी पहले से ही अगर इम्यूनाइज्ड होती है, मतलब टॉक्सॉइड, जैसे कि हम टीटी टेटनस लगवाते हैं, है ना, टेटबैक इंजेक्शन लगवाते हैं, तो टीटी क्या है, ये टॉक्सॉइड है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी का टॉक्सॉइड होता है, जिसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर कभी हमें घाव वाव कुछ भी हो जाता है, मतलब टेटनस के अगर वहां पर कोई भी लक्षण आते हैं, तो हमारे अंदर ये पहले से ही लगा हुआ है, तो उस टाइम पे हमें किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन टेटनस से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अब बात आ गई है टेटनस की, तो टेटनस के लिए आपको एक लॉक जा डिजीज पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि लॉक जा, है ना, आपका जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉक जा, ठीक है। तो टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सॉइड, टेटनस से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टेटनस जो वैक्सीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर जी, टॉक्सॉइड होता है, वो वैक्सीन नहीं होती, टॉक्सॉइड होता है, ठीक है। वैक्सीन से किस तरह की इम्यूनिटी मिलती है, एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है हमको, ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी को एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे टॉक्सॉइड यहां पर होता है, एक होता है एंटीटॉक्सिन, क्या होता है, एक होता है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन क्या, जैसे अभी एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया था हमने, एंटीवेनम वाला, वही एंटीटॉक्सिन है, मतलब कि बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर हम ले रहे हैं तो वो एंटीटॉक्सिन है, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें थी, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, प्लेसिबो।
आशा करता हूं यार समझ में आ गया होगा। अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है 17 नंबर क्वेश्चन आपका, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। यार अब बताने की जरूरत नहीं है, हमें हमें लग रहा है ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ओरल। ठीक है, हाँ ओरल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट पास लीड पूछा है ना। अगर एबोलिस का पूछा होता तो यहाँ पर फिलहाल तो इंट्रावेनस आईएम इंट्राडर्मल सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओरल ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंजेक्शन इंसर्टेड। अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आया है तो इसमें हम थोड़ा सा कल वाला देख लेते हैं। आपसे हमने कल बताया था कि एक आईएम होता है, ठीक है, एक आईवी होता है, एक सबक्यूटेनियस होता है और एक इंट्राडर्मल होता है। यहां पर आपको बताना है कि इनके एंगल, एंगल हमने कल आपको बताया था, तो एंगल आपको बताना है। तो इंट्रामस्कुलर के लिए हमने कितना बताया था, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएम आईवी, ठीक है, आईवी का कितना होता है, सॉरी आईवी को इधर कर लीजिए है ना, एससी को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या आपको ट्रिक बताई थी, आईएम एससी आईवी आईडी है ना। तो सब क्यूटिनस के लिए कितना होता है, 45 डिग्री होता है। आईवी के लिए कितना होता है, 25 डिग्री एंगल होता है। आईडी मतलब इंट्राडर्मल के लिए कितना होता है, तो ये 10 से 15 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, द इंजेक्शन इंसर्टेड इन द मिड लाइन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, देखिए आपकी ये सर्वाइकल कार्ड है, तो आपको बताना है कि पहली और दूसरी यहां पर अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंट्रासिस्टर्नल, दूसरा ऑप्शन है हाइपोडर्मिक, तीसरा ऑप्शन है इंट्राबर्सल और चौथा ऑप्शन है इपिड्यूरल। आई होप बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने ये नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इपिड्यूरल। ठीक है, जो ड्यूरल स्पेस होता है, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड को एक हमारी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन ठीक है क्या करती है, इसको कवर्ड किए रहती है। ठीक है, तो उस स्पेस में जब हम लगाते हैं बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इपीड्यूरल इंजेक्शन, क्योंकि इपीड्यूरल स्पेस के अंदर हम लगा रहे हैं, ड्यूरा मैटर जो होता है उसमें लगाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन, इंट्रासिस्टर्नल है यहाँ पर। तो सिस्टर्ना मैग्मा है ना, सिस्टर्ना मैग्ना जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है, एक स्पेस होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, सॉरी ब्रेन के अंदर, जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, तो अगर किसी को सीएसएफ इंफेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको हम निडल से भरकर निकालते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासिस्टर्नल। मतलब सिस्टर्ना मैग्ना के अंदर अगर हम इंजेक्शन निकालते हैं, लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंट्रासिस्टर्नल होता है। हाइपोडर्मिक, हाइपो मतलब नीचे, डर्मिक मतलब डर्मिस के, तो डर्मिस के नीचे अगर लगाएंगे तो हाइपोडर्मिक हो जाएगा। इंट्राबर्सल इंजेक्शन क्या होता है, इंट्राबर्सल मतलब जो बर्सा सेल्स होती है, बर्सा फ्लूइड होता है, अगर उसमें कभी बर्साइटिस इंफेक्शन वगैरह हो जाता है तो हम इंट्राबर्सल इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन। सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन आपने पढ़ा होगा, एंटीबायोटिक है भैया ये आपका, है ना। तो ये कैसे दिया जाता है, ये क्या है भाई, ओरल, ओरली दिया जाता है, सस्पेंशन सबलिंगल पैरेंटल, तो ये पैरेंटल रूट से दिया जाता है, इंजेक्शन होता है सेफ्ट्रिएक्सोन का। ठीक है, तो ये पैरेंटल रूट से दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इनेमा इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू। अब इनेमा यार आपने पढ़ा होगा, एमपी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, इनेमा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में एकदम कवर कर लेंगे कि इनेमा से आखिर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर इनेमा से कोई क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनेमा एक्चुअली होता क्या है, ठीक, तो इनेमा जो है ये बेसिकली सपोसिटरीज है। क्या है, सपोसिटरीज है ना, जैसे आपकी टेबलेट्स होती हैं उसी तरह से ये सपोसिटरीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ये बॉडी सरफेस के थ्रू या रेक्टम के थ्रू या ओरली लेते हैं या सबलिंगुअली लेते हैं। तो देखिए हम इसको रेक्टम के थ्रू लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये माउथ से लेके रेक्टम तक होती है। तो माउथ से हम ओरली ड्रग लेते हैं और एनेमा जो होती है ये भैया हम नीचे से लेते हैं, है ना, रेक्टम से लेते हैं। ठीक है, ये माउथ से लेके यहां तक की एलिमेंट्री कैनाल इसको हम बोलते हैं। और जब हम एनस के थ्रू कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम एनिमा बोलते हैं। बेसिकली वो क्या होती है, हमारी सपोसिटरीज होती हैं। एनिमा से यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इनके शेप से रिगार्डिंग। ठीक है, इनके शेप के रिगार्डिंग में, इनका शेप क्या होता है और इनका वेट वगैरह क्या होता है, या फिर जैसे पेसरीज है ना, क्या है, पेसरीज है या बॉगीज है, तो ये हम किनको किनको बोलते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको हम इसके एक्सप्लेनेशन में।
ये है भैया आपकी टेबल, बस केवल एक ही टेबल आपको याद करना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये है आपका रेक्टल सपोसिटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर एडल्ट में 2 ग्राम वेट होता है, अगर चिल्ड्रन के केस में है तो 1 ग्राम होगा रेक्टल सपोसिटरीज, ठीक है। ये ध्यान रखना, एडल्ट के लिए 2 ग्राम वेट होगा, चिल्ड्रन के लिए 1 ग्राम होगा, ठीक है। याद रख सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये आपको जरूर याद करना है कि रेक्टल सपोसिटरीज जो होती हैं टॉर्पिडो शेप की होती हैं। किस शेप की होती हैं? टॉर्पिडो शेप की होती हैं। वेजाइनल सपोसिटरीज को हम दूसरे नाम से पेसरीज बोलते हैं, है ना। वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। वेजाइना का मतलब कि जहां से पेशाब करती हैं फीमेल्स, तो पेशाब से पेसरीज याद रखना आप, ठीक है। वेजाइनल सपोसिटरीज को हम पेसरीज बोलते हैं, ठीक है, जो वेजाइनल रूट से इंजेक्ट की जाती हैं इनसाइड द वेजाइना, ठीक है। तो ये इनका वेट जो होता है 3 से 5 ग्राम होता है, ठीक है। और इनका शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर शेप और ओविफॉर्म शेप, ठीक है। ये चाहे ग्लोबुलर फॉर्म कहें हम या ओविफॉर्म शेप कहें, ये दोनों शेप की हो सकती हैं क्या? वेजाइनल सपोसिटरीज। ध्यान रखना, इनका वेट और शेप दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टल सपोसिटरीज में टॉर्पिडो शेप इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रल सपोसिटरीज को हम बॉगीज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वेजाइनल सपोसिटरीज को हम पेसरीज के नाम से जानते हैं, यूरेथ्रल सपोसिटरीज को हम बॉगीज के नाम से जानते हैं। यूरेथ्रल सपोसिटरीज जो होती हैं मेल के अंदर 4 ग्राम का होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर 2 ग्राम की होती हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है भैया? पेंसिल शेप होता है, ठीक है। यूरेथ्रल सपोसिटरीज का शेप पेंसिल शेप की होती है, ठीक है। नेजल सपोसिटरीज ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। ईयर कोन्स ये बुलेट शेप की होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है? 1 ग्राम का होता है। तो ये था ऑल अबाउट द सपोसिटरीज, ठीक है। अब चलिए जल्दी जल्दी हम पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पिछले कल 10 क्वेश्चंस करवाए थे, इनको देख लेते हैं एक बार फटाफट, एकदम एक लाइन में देख लेते हैं, है ना। चलिए ये आ गया आपका, विच among the following do not have an active metabolite। आपको बताना है कि एक्टिव मेटाबोलाइट किसका है, तो हमने बताया था कोडीन मॉर्फिन होता है, नियोस्टिग्मिन का कुछ नहीं होता है, डायजीपाम का ऑक्साजीपाम होता है, डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन होता है। ये आपको मैंने टेबल दिया था और बताया था कि 2-4 इसमें से याद करने हैं आपको, ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन, यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन वैक्सीन को डिस्कवर किया था। जर्म थ्योरी किसने दिया था? रॉबर्ट कोच साहब ने दिया था। वाटसन क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर दिया था। एडवर्ड जेनर ने, यहाँ पर आपको हमने होमवर्क कल दिया था, एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन दी थी ये आपको बताना था, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स की दिया था इन्होंने, और उसमें से हमने पूछा था कि ये वेरिसेला वायरस से होती है या वेरियोला वायरस से होती है, तो उसका जवाब हम दे रहे हैं वेरिसेला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एस्पिरिन क्या होता है, तो भैया सोर्स ऑफ एस्पिरिन जो होता है ये सिंथेटिक होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, ललन टॉप क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है सैलिसिलिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है, तो भैया ये नेचुरली ऑब्टेन होता है, ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन होता है। और अगर आपसे एस्पिरिन पूछा जाता है तो एस्पिरिन जो है ये भैया आपका सिंथेटिक होता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरली, और अगर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन पूछा जाए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो ये सिंथेटिक होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज हमने बोला था कि एस्पिरिन क्या होता है? इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होता है, तो इसको भी याद रखना है आपको यार, है ना। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स आपको बताया था हमने कि अगर यहाँ पर हिपैरिन ना होता तो इंसुलिन ह्यूमन हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर हिपैरिन है तो हिपैरिन इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन ह्यूमन जो होता है ये हमारा भैया क्या है, ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और कोकेन तो आपका प्लांट से है, डाइकोमेराल तो आप सर्च कर लीजिएगा। हिपैरिन इज द, अभी आज हिपैरिन के बारे में डिस्कस किया है, आप कुछ ज्यादा नहीं। ड्रग्स यूज फॉर द रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स, हमने बताया था कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्फन ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑर्फन ड्रग इज वन दैट हैज, आपको बताना कि इसमें ऑर्फन ड्रग जो होती हैं इस कौन सी प्रॉपर्टी रखती हैं, तो हमने बताया था कि स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक होती है, मतलब कि जो इनको मैन्युफैक्चर करते हैं उनको गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्फन ड्रग, आपको बताना है कि बेस्ट डिस्क्राइब हम ऑर्फन ड्रग को कैसे कर सकते हैं, तो भैया ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक होती हैं। दूसरा, ये ऑर्फन ड्रग थोड़ा सा क्या होती हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज के लिए यूज की जाती है, मतलब कि बहुत कम लोगों को जब डिजीज, जैसे कि 20,000 में 10,000 में एक लोग को केवल हो गई, ऐसी रेयर डिजीज को यूज करने के लिए हम किए जाते हैं, है ना। तो अगर कोई भी इसको मैन्युफैक्चर करता है तो उसके पास इतना पैसा एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत कम होने वाली है, जिससे सेलिंग कम होगी तो उसको फायदा कम होगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी उसको प्रोवाइड करती है, तो इसलिए स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक इस ड्रग को बोलते हैं, ठीक है। और इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, है ना, बहुत कम लोगों में जो पाए जाने वाले ड्रग्स होती हैं,
सॉरी डिजीज होती हैं उनको, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग, आपको बताना इसमें से कौन, तो भैया हमने कल आपको SRDDLJ का फैन है ये बताया था, है ना, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन कीटोकेनाजोल हो जाएगा। तो ये सोमाटिप्टेन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, रिफाब्यूटेन, रिफामिक्सिन, रिफेड्यूटिमैब, डिजिबिन, डिजिबिन किसके लिए याद करवाया था हमने कल आपको, किसके लिए, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन या डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी जब हो जाती है किसी को तो उसमें हम एंटीबॉडी डिजिबिन यूज करते हैं, ठीक है। लाइथाइरोनिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, फोमिपिजोल, एजासिटिडीन और नाइट्रेट्स, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अच्छा एक रह गया, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इज प्रिस्क्राइब्ड और नोन एज, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा केवल ड्रग जो मिलती है उनको हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। ओटीसी के लिए हमने शेड्यूल एच आपको याद करवाया था कि शेड्यूल एच मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच हो गया, थोड़ा जल्दी में गलती होगी, ठीक है। ओटीसी ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ओवर द काउंटर, मतलब कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही जाइए फिजिशियन उसके पास मेडिकल स्टोर पे और ऐसे ही ओवर द काउंटर ड्रग आपको मिल जाएगी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऐसी होती हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है केवल उसी के प्रिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल होती हैं, शेड्यूल एच के अंतर्गत रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू, हाइपोडर्मिक बताया था, हाइपो मतलब नीचे, डर्मिक मतलब डर्मिस से नीचे, ठीक है। डर्मिस से नीचे जब हम इंजेक्शन को लगाते हैं तो क्या होता है, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होता है। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। और अगर यार पसंद आ गई है मेहनत हमारी आपको तो फिर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।